हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग टॉपिक देखने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का सीरीज एंड पैरेलल का कॉन्सेप्ट। ठीक है, हम लोगों ने पूरे वोल्टेज हमने कर लिया है, रेजिस्टेंस हमने कर लिया है, इलेक्ट्रिक करंट हमने कर लिया है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे सीरीज और पैरेलल। तो सबसे पहली बात आती है कि आखिर सीरीज और पैरेलल होता क्या है। ठीक है, जो काफी जो डिटेल है इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो हम लोग बाद में बात करेंगे। अभी बेसिकली हम लोग स्टार्ट करते हैं एक कॉन्सेप्ट से जो आपको हमेशा याद रखना है, वो है कि सीरीज में करंट सेम रहता है एंड पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है। ठीक है, ये ऐसी चीज है जो आपको याद रखनी ही रखनी है, क्योंकि सीरीज पैरेलल का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा टफ माना जाता है और वन ऑफ द फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन या फ्रीक्वेंटली आस्क्ड न्यूमेरिकल्स यहीं से बनता है कि 90-95% चांस है कि आपको यहाँ से एक न्यूमेरिकल देखने को मिल जाएगा एग्जाम में कभी ना कभी, चाहे हाफ ईयरली हो, चाहे फाइनल हो या यूटी हो, कुछ भी हो। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ भी शॉर्ट फॉर्म से कि एस के साथ सी आएगा और पी के साथ वी करके आप याद रख लेंगे क्या चीज, कि सीरीज में करंट सेम रहता है और पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है। तो ये मेन कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो मैं इसे एक बार साइड में ऊपर लिख देता हूँ कि सीरीज में करंट सेम रहता है और पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है, सो दैट आप लोगों को याद रहे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अगर सबसे पहले बात करते हैं सीरीज की। ठीक है, तो सीरीज में एक हम लोगों को निकालना है कि अगर अलग अलग रेजिस्टेंस, दो या दो से ज्यादा हम लोग रेजिस्टेंस यूज करते हैं तो उसका टोटल रेजिस्टेंस हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, अगर सीरीज में 2-3 हमने अप्लायंस लगाए हैं तो उसका टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज कॉन्सेप्ट पकड़ेंगे, सीरीज में करंट सेम होता है। अगर सीरीज में करंट सेम होता है तो अगर रेजिस्टेंस है R1, R2 और R3, सीरीज में करंट सेम है, सेम मतलब कि जो I होगा करंट वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ I होगा और I होगा। I1 I2 I3 करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि करंट सेम है, तीनों को बराबर मिलेगा। लेकिन अगर वोल्टेज की बात करते हैं तो वोल्टेज क्या होगी इस वाले रेजिस्टेंस की, V1, V2 और V3। क्यों? क्योंकि सीरीज में करंट तो सेम होता है लेकिन वोल्टेज सेम नहीं होती है। सिंपल। ठीक है, कॉन्सेप्ट पकड़ लिया हमने कि वोल्टेज अलग अलग है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि अगर टोटल वोल्टेज निकालनी हो तो V1 को ऐड करेंगे V2 के साथ और V3 के साथ, तीनों वोल्टेज को ऐड किया, टोटल वोल्टेज के इक्वल आ गया। अब इसको हम देखेंगे कि वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है। ओम्स लॉ में हम पढ़ चुके हैं, V इज इक्वल टू IR। तो इस V की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, IR। V1 है वोल्टेज 1, तो इसकी जगह क्या आएगा IR1। V2 है तो IR2, V3 के लिए IR3। ये आपके पास IR है, I कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा आपके पास R1 प्लस R2 प्लस R3। I से I कैंसिल, तो R क्या आ गया, R छोटा सा S लगा देंगे यहाँ पर। ठीक है, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसका है, सीरीज का। तो RS लगा दिया हमने, तो फॉर्मूला बन के जो आ रहा है हमारे पास वो है R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये एक क्या आ गया, एक फॉर्मूला आ गया सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का। अगर हमारे पास 3 रेजिस्टर लगे हैं तो R1 प्लस R2 प्लस R3, अगर 4 लगे होते तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। मतलब कि सिंपल एल्जेब्रिक सम आपका निकालना है और आपका सीरीज का टोटल रेजिस्टेंस निकल जाएगा। अगर पैरेलल की ऐसी बात करें, अगेन कॉन्सेप्ट पकड़ेंगे, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है। अगर वोल्टेज सेम रहती है तो दैट मीन्स कि करंट सेम नहीं रहता होगा। तो वोल्टेज सेम रहती है तो हम कह सकते हैं भाई वोल्टेज सेम है V और V, लेकिन करंट सेम नहीं रहता तो I1, I2 एंड I3 ले लेंगे। अगेन टोटल करंट निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग, I1 को I2 के साथ ऐड करेंगे और I3 के साथ ऐड करेंगे। I का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V इक्वल्स टू IR सबने पढ़ा है, तो I का फॉर्मूला क्या हो गया, V डिवाइड बाय R। तो V डिवाइड बाय R इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय R1, V डिवाइडेड बाय R2 एंड V डिवाइडेड बाय R3 आ जाएगा। V बाय R एज इट इज रहेगा आपके पास, यहाँ पर क्या आ जाएगा, V कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा 1/R1, 1/R2, 1/R3। V से V कैंसिल, क्या आ गया 1/R। क्या लिखेंगे, छोटा सा P क्या है, रेजिस्टेंस इन पैरेलल के लिए। फॉर्मूला क्या बन गया हमारे पास, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये क्या फॉर्मूला आ गया, ये फॉर्मूला आया ये है पैरेलल का। तो अगर पैरेलल में 3 रेजिस्टर्स लगे हैं तो उसका फॉर्मूला होगा 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अगर 4 रेजिस्टेंस होंगे तो 1/R4 ऐड हो जाएगा इसमें। तो यहाँ पर सिंपल एल्जेब्रिक सम है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो रेजिस्टेंस है उनका रेसिप्रोकल हुआ है, देन एलसीएम लेके सिंपल सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा आपके पास। तो इस तरीके से आपको निकालना है। तो ये फॉर्मूला जो है वो याद भी रहना चाहिए आपको,
तो अभी के लिए मैं मिटा रहा हूँ। अब इसके बेस पे हम लोग एक एक न्यूमेरिकल देख लेंगे, और न्यूमेरिकल मुझे पता है मैंने बिल्कुल डिफरेंट सीरीज रखी है न्यूमेरिकल की, तो मैं यहाँ पर कोई भी बुक वाला न्यूमेरिकल नहीं करा रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से एक एग्जाम्पल लेके न्यूमेरिकल करा रहा हूँ। थोड़ा सा स्पीड में करेंगे, कोशिश करेंगे तो समझने की, और अगर नहीं आता समझ में तो थोड़ा सा जो न्यूमेरिकल का जो प्रॉपर डिफरेंट वीडियो होगा तो उसमें भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्योंकि हमने वैल्यूज रखनी है तो मैं यहाँ से रेजिस्टेंस भी हटा रहा हूँ, ठीक है। जिसमें हम लोग रेजिस्टेंस की वैल्यूज लेंगे वो अलग अलग लेंगे। थोड़ा इजी कैलकुलेशन के लिए मैंने सोची है कि मैं एक को 1 ओम ले लूंगा, एक को मैं 3 ओम ले लूंगा, और एक को मैं 6 ओम ले लूंगा। सिंपली क्यों? क्योंकि 1 + 3 + 6 10 होता है, और मैं वोल्टेज को भी अपने अकॉर्डिंग 10 वोल्ट ले रहा हूं, सो दैट कैलकुलेशन आसान हो जाए, दैट ऑल, ठीक है। यहां पर मैं एक अपना मेथड तो नहीं बोलूंगा, एक छोटा सा बोल सकते हैं कि एक छोटा सा मेथड कि जैसे सॉल्व करते हैं तो किस तरीके से करना चाहिए, आपको क्या क्या चीज ध्यान में रखनी है, ठीक है। क्योंकि हमें पता है भाई ओम्स लॉ यूज होना है तो V = IR यूज होना है, लेकिन जब टोटल वोल्टेज निकालेंगे तो टोटल करंट और टोटल रेजिस्टेंस रखना है, लेकिन अगर इंडिविजुअल वोल्टेज निकालनी है तो उस वक्त इंडिविजुअल करंट और इंडिविजुअल रेजिस्टेंस रखना है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इस वजह से मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कि पहले ही लिख लिया करो क्या कि आपको वर्क किस किस चीज पे करना है। आपको वर्क करना है इंडिविजुअल वोल्टेज पे, टोटल वोल्टेज पे, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस पे और टोटल रेजिस्टेंस पे, और इंडिविजुअल करंट पे और टोटल करंट पे, ठीक है। तो इस चीजों पे आपको वर्क करना है। ये 6 चीजें हैं, 6 में से कुछ चीजें गिवन होंगी और कुछ चीजें आपको निकालनी होगी। तो अगर हम लोग देखें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो इसमें गिवन क्या क्या है? रेजिस्टेंस, कौन सा? इंडिविजुअल, तो आपको ये गिवन है, ठीक है। साथ में वोल्टेज क्या है? ये टोटल वोल्टेज गिवन है पूरे सर्किट की, तो 10 वोल्ट आ गया आपके पास टोटल वोल्टेज। ये 2 चीज है जो आपको गिवन है। तो इसके अलावा जो 4 चीजें हैं हम लोग निकाल के देखेंगे कैसे, ठीक है। मेन चीज है कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है कि आपको सीरीज के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं और पैरेलल के क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने हैं। मेन क्या है? सारा का सारा कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपको पता है रेजिस्टेंस ये आ गया। हम लोग रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्या होता है फॉर्मूला? RS = R1 + R2 + R3। तो सिंपल क्या करेंगे? RS रेजिस्टेंस इन सीरीज 1 + 3 + 6 कितना आ जाएगा? 10 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस हमारा निकल चुका है, ठीक है। तो एक चीज हमारी निकल चुकी है, फर्स्ट हम ये मान लेते हैं, सेकंड हम ये मान लेते हैं जो गिवन था, और ये थर्ड चीज हम निकाल चुके हैं। क्या निकाला हमने? टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस आ गया हमारे पास 10 ओम, फाइन। अब इन 6 में से नेक्स्ट चीज क्या होगी जो निकालेंगे? वो होगा TI, टोटल करंट। कैसे? क्यों? क्योंकि जो फॉर्मूला लगेगा वो इंडिविजुअल में लगेगा या फिर तो टोटल में लगेगा। तो फॉर्मूला जो आपका लगेगा वो इसमें लगेगा, ठीक है। तो इसमें कैसे लगेगा? हमें पता है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, स्टार्टिंग है इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि V = IR, ठीक है। तो I का फॉर्मूला क्या हो गया? I = V/R। अब लिखने की जरूरत नहीं है बट स्टार्टिंग इसलिए मैं लिख रहा हूं क्योंकि हम लोग टोटल पे वर्क कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर T लगा रहा हूं कि भाई टोटल करंट निकालना है तो टोटल वोल्टेज को टोटल रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे। तो टोटल वोल्टेज कितनी है हमारे पास? टोटल वोल्टेज है 10 वोल्ट। टोटल रेजिस्टेंस कितना है? 10, कैंसिल हो गया, कितना आ गया? 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर क्या है हमारे पास? 1 एम्पियर आया टोटल करंट। तो ये टोटल करंट हमारा निकल चुका है जो कि फोर्थ चीज है। तो फोर्थ आइटम भी हमारा निकल चुका है टोटल करंट। अब जो टोटल करंट हमने निकाल लिया तो इसके बाद हमें कॉन्सेप्ट यूज करना है। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि सीरीज में करंट सेम रहता है। सीरीज में करंट सेम रहता है मतलब कि जो टोटल करंट आया वो टोटल करंट इसे और इसे भी मिलेगा, तीनों को इक्वल टोटल करंट मिलेगा, सेम रहता है, जो टोटल आया वही मिलेगा। तो सिंपल, यहाँ पर आपको कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट के बेस पे आप कह सकते हो कि टोटल करंट आपको पता था, उसकी हेल्प से आपने इंडिविजुअल करंट निकाल लिया। तो 5वीं चीज भी हमें पता चली। हम बोल सकते हैं कि जो 1 एम्पियर है वो इसे मिलेगा, इसे भी मिलेगा और इसे भी मिलेगा, तीनों को सेम मिलेगा। लास्ट चीज क्या बचती है हमारे पास? इंडिविजुअल वोल्टेज। अब फॉर्मूला था V = IR, ठीक है। लेकिन अब इसमें क्या है? V = IR फॉर्मूला तो है, लेकिन समझने के लिए हम क्या करेंगे? V = IR फॉर्मूला समझने के लिए हम लोग क्योंकि इंडिविजुअल पे डील कर रहे हैं, किस पे डील कर रहे हैं? इंडिविजुअल पे। जो फॉर्मूला आएगा वो इन तीनों पे लगेगा, लेकिन किस पे? इंडिविजुअल पे। तो हम चाहें तो यहाँ पर I लिख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए, बाद में ये हैबिट छोड़ देना। इंडिविजुअल वोल्टेज अगर निकालनी है तो इंडिविजुअल करंट को इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई करना है। सो इंडिविजुअल एज इन सबसे पहले ये, ठीक है। सबसे पहले किसे? इसे। सिर्फ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस और इंडिविजुअल करंट को पकड़ेंगे। तो 1 एम्पियर करंट हो गया इंडिविजुअल और 1 ओम रेजिस्टेंस हो गया इंडिविजुअल। तो 1
मल्टीप्लाई बाय 1 कितना आ गया आपके पास 1 वोल्टेज है तो V, तो इसके पास जो वोल्टेज रहेगी वो कितनी रहेगी 1V। आगे देखते हैं वैसे ही सेम फॉर्मूला इंडिविजुअल करंट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। सेकंड केस देखेंगे कौन सा, ये वाला केस देखेंगे। तो इंडिविजुअल करंट तो 1 ही है बट रेजिस्टेंस कितना हो गया 3, तो 3 वन दा 3 वोल्ट, तो इसमें कितना आ गया टोटल वोल्टेज 3 वोल्ट। ठीक है, लास्ट देखेंगे इसका केस। तो इसके केस में क्या दिख रहा है हमें कि जो करंट है वो तो 1 ही है लेकिन जो रेजिस्टेंस है वो 6 है, तो 6 वन दा 6 वोल्ट, तो इसको कितना मिल गया 6 वोल्ट। तो अगर हम लोग कैलकुलेट भी करेंगे टोटल वोल्टेज, तो टोटल वोल्टेज क्या दिखेगी 1 + 3 4, 4 + 6 10, और टोटल वोल्टेज 10 है। तो जो वोल्टेज है 10 वोल्ट वो कैसे डिवाइड हो रही है, इस तरीके से डिवाइड हो रही है 1 3 6 करके, वो हमने फॉर्मूला से देख लिया है। अगर आप एक क्रॉस चेक करना चाहते हैं, ठीक है, और क्रॉस चेक में एज एन टोटल रेजिस्टेंस की बात करते हैं, तो रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो है V/I। अगर मैं यहाँ पर पहले ही टोटल रेजिस्टेंस 10 निकाल चुका हूँ, सिर्फ क्रॉस चेक करने के लिए मैं टोटल वोल्टेज को रखूंगा। मेरे पास टोटल वोल्टेज है 10, ठीक है, और टोटल करंट कितना है 1, तो उसको भी आप देखेंगे तो कितना आएगा 10। रेजिस्टेंस कितना आएगा टोटल 10 ओम। ये 10 ओम मैंने कैसे निकाला था, इसके फॉर्मूले से, रेजिस्टेंस के फॉर्मूले से, जो कि रेजिस्टेंस इन सीरीज का फॉर्मूला है R1 + R2 + R3। लेकिन जो अब मैं रेजिस्टेंस निकाल रहा हूँ कैसे निकाल रहा हूँ, मैं ओम्स लॉ की हेल्प से निकाल रहा हूँ, R = V/I। लेकिन जो फॉर्मूला लगाया वो दोनों अलग है, लेकिन जो आंसर है वो सेम है। ठीक है, आपकी जो मेथडोलॉजी है वो सेम होनी चाहिए, आपका कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए और आपकी कैलकुलेशन सही होनी चाहिए। अगर ये 3 चीज सही है तो आप किसी भी तरीके से करो, कोई भी फॉर्मूला लगाओ, आंसर तो सही आना है। ठीक है, एग्जैक्टली ऐसे कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे भी देखेंगे, और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इन तीनों की वैल्यूज चेंज कर देंगे और हम लोग वही सेम वैल्यूज यूज करेंगे जो हम लोगों ने सीरीज में रखी है। इसमें ऐसा तो नहीं है कि कोई कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी, लेकिन फिर भी हम लोग सेम यूज करेंगे। सो 1 ओम वॉज 3 ओम एंड 6 ओम, जो वोल्टेज ली थी 10 वोल्ट ली थी हमने पूरी। ठीक है, अब क्योंकि हम लोग सीरीज नहीं कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं पैरेलल कर रहे हैं, तो हमें पैरेलल की तरह करना है। अब करने में सबसे पहले अगर आप में के दिमाग में ये बात आ रही है कि चलो सर सबसे पहले रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, ठीक है, तो ठीक है निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इशू नहीं है। आप टोटल रेजिस्टेंस निकाल लो, आपका फॉर्मूला 1/Rp = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। बट मैं बोलता हूं कि यार सीधा ना कॉन्सेप्ट लगा दो। यहां पर गिवन ऐसी चीजें हैं, आपके पास 6 चीजें होती हैं, ठीक है, इंडिविजुअल वोल्टेज, टोटल वोल्टेज, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस, एंड इंडिविजुअल करंट एंड टोटल करंट। आपको जो 6 चीजें गिवन होती हैं, इन 6 चीजों में से जो जो चीज गिवन है, गिवन के आपके पास एक है टोटल वोल्टेज गिवन है, और एक आपके पास इंडिविजुअल रेजिस्टेंस गिवन है। तो एक ये चीज गिवन है और दूसरी ये चीज गिवन है। तो मेरे ख्याल से कोई ये इतनी ज्यादा नहीं है कि प्रॉब्लम करे, मतलब कि डायरेक्टली आप इसे यूज कर सकते हो। अगर यहाँ की बात करें तो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट नहीं लग सकता था, यहाँ पर तो सीरीज में करंट सेम होता है। अब करंट गिवन नहीं था, जब गिवन ही नहीं है तो लगाओगे कैसे कॉन्सेप्ट तो तब लगेगा ना जब वैल्यू निकालोगे। भाई जब वैल्यू आपने निकाल दी तब जाके आपने कॉन्सेप्ट लगाया, तीनों को इक्वल वैल्यू दे दी। यहाँ की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे वोल्टेज गिवन है और कॉन्सेप्ट वोल्टेज के ऊपर ही है, क्या कि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है। तो अगर पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है, दैट मींस अगर 10 वोल्ट है तो इन तीनों को सेम मिलनी चाहिए। सीधे सीधे कॉन्सेप्ट से आपने बोल दिया कि ये 10 वोल्ट देगा, 10 वोल्ट देगा, 10 वोल्ट देगा। आपने एक चीज निकाल ली, क्या, इंडिविजुअल वोल्टेज। आपने सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट के बेस पे पहले ही आंसर कर दी, इसके आगे देखने की जरूरत नहीं। और ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये चीज आपको हेल्प करेगी एग्जाम में। ठीक है, आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी करोगे, अगर सीधे सीधे कॉन्सेप्ट पकड़ लोगे कि पैरेलल है, पैरेलल में वोल्टेज इक्वल मिल जाती है, आपको मतलब ही नहीं। अगर वो सिर्फ और सिर्फ 1 ओम का पूछेगा या सिर्फ और सिर्फ 6 ओम का पूछेगा तो आपको 1 और 3 से मतलब ही नहीं है। आपको सिर्फ 6 ओम में 10 वोल्ट दे देना है और उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन है, आई थिंक एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 14 है ऐसा, जिसको आपको इस तरीके से सॉल्व करना होता है। ठीक है, थर्ड हमारा पार्ट आ चुका है। अब आपको पता है, मैंने बताया फॉर्मूला कैसे लगता है, या तो टोटल में लगेगा तो इंडिविजुअल में लगेगा। हमेशा एक फॉर्मूला जिसमें 3 चीजें होती हैं, उसमें 2 अगर गिवन है तो आप तीसरी चीज को निकाल लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 2 चीज गिवन है और तीसरी चीज निकालनी है, तो हम इस पर फॉर्मूला लगा सकते हैं। फॉर्मूला क्या लग जाएगा हमारे पास, V = IR, वही सेम फॉर्मूला लगाएंगे। निकालना क्या है, करंट, तो करंट के फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V/R। क्योंकि इंडिविजुअल की बात करें तो I लिख सकते हो कि भाई इंडिविजुअल करंट निकालने के लिए इंडिविजुअल वोल्टेज डिवाइड बाय इंडिविजुअल रेजिस्टेंस होगा। तो ठीक है, इंडिविजुअल वोल्टेज की अगर बात करते हैं तो सबसे पहला केस लेते हैं। सबसे पहले केस में वोल्टेज हो गई 10 और रेजिस्टेंस हो गया 1, तो करंट कितना आ गया 10 एम्पियर। ठीक है, सेकंड केस की बात करते हैं, जो वोल्टेज है वो कितनी है 10 के बाद रेजिस्टेंस कितना है 3, तो इसको 10/3 ओम ही लिख लेते हैं। मैं पॉइंट पे कन्वर्ट नहीं कर रहा हूं।
थर्ड केस की बात करते हैं, ये I2 आया है, ठीक है, ये वाला जो है ये I1 है, ये I2 है और ये I3 है। जो वोल्टेज है वो 10 और जो रेजिस्टेंस है वो 6, तो इसको हम लोग 5/3 एम्पियर कह सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पर जो आंसर आया है वो मैं लिख देता हूँ, 10 एम्पियर करंट आया है, इसका 10/3 आया है और इसका 5/6 आया है, सॉरी 5/3 आया है। तो ये 3 वैल्यूज आ चुकी है करंट की। तो हमने क्या निकाल लिया यहाँ से, ये वाला पार्ट। तो ये हमारा फोर्थ जो चीजें निकालने के लिए वो हम लोग निकाल चुके हैं। अब अगर फिफ्थ की बात करते हैं तो टोटल करंट यहाँ से निकाल सकते हैं। और टोटल करंट कैसे निकलेगा, सिंपल, अगर टोटल करंट निकालना है तो I1 को I2 के साथ और I3 के साथ आप सिंपल ऐड कर दो। क्या होगा, 10 प्लस 10/3 प्लस 5/3, एलसीएम ले लेंगे 1, कितना आ जाएगा 3, ये आ जाएगा आपके पास 30, ये आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा 5, कितना आ गया 45/3, कितना आ गया आपके पास करंट 15 एम्पियर। तो जो टोटल करंट आ रहा है वो आ गया 15 एम्पियर। दैट मीन्स फिफ्थ चीज भी हम लोग निकाल चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ क्या बचता है, टोटल रेजिस्टेंस। अब टोटल रेजिस्टेंस अगर आपको निकालना है, मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ, अगर टोटल रेजिस्टेंस आपको निकालना है तो आपको पता है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, V/I। अब टोटल निकालना है तो ऑब्वियसली बात है कि टोटल ही करना पड़ेगा। तो टोटल वोल्टेज है कितनी, टोटल वोल्टेज हमारे पास 10 वोल्ट, ठीक है। टोटल करंट कितना है हमारे पास 15, तो 15 जब आ गया तो डिवाइड करेंगे, 5 2 10 एंड 5 3 15, तो आंसर आ गया आपके पास 2/3 ओम। ये क्या आ गया, रेजिस्टेंस। तो हमारे सिक्स्थ पार्ट जो था वो भी कैलकुलेट हम कर चुके हैं। तो होपफुली आप लोगों को समझ में आया कि हम लोग किस तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। सीरीज में कॉन्सेप्ट अलग तरीके से चलता है और पैरेलल में कॉन्सेप्ट अलग तरीके से चलता है। सीरीज में हम लोग सीधे कॉन्सेप्ट नहीं लगाते, पहले 1-2 वैल्यूज निकाल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करते हैं। बट पैरेलल में क्या है, पैरेलल में हम लोग सबसे पहले सीधा कॉन्सेप्ट लगा देते हैं। और जरूरी नहीं है, आप चाहो तो रेजिस्टेंस भी पहले निकाल सकते थे। कैसे, आप सीधे फॉर्मुला लगाते हैं और क्रॉस भी चेक भी कर सकते हैं। इससे हम लोग, आप लोग फॉर्मुला लगाते हैं सर 1/Rp = 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। 1/Rp की वैल्यू रखी, ठीक है, सॉरी 1/R1 की वैल्यू रखी, दैट इज 1, यहाँ पर आ जाएगा 3 और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 6। एलसीएम ले लेंगे 6, तो यहाँ आ जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा 1। तो 1/Rp कितना आ गया आपके पास, 1/Rp आ गया आपके पास 6 7 8 9, 9/6। इसे कट करेंगे तो 3 3 9, 3 2 6। अब गलती से, ठीक है, मेरे लगभग 10 में से 3 स्टूडेंट ऐसे गलती करते हैं स्टार्टिंग में कि प्लीज ये मत कहना कि सर यहाँ पर 2/3 ओम आ रहा है, वहां तो 3/2 ओम आ रहा है। वहां पर ध्यान से देख लीजिए, वो आरपी नहीं, वो 1/Rp है। तो ऑब्वियसली बात है, आरपी ऊपर जाएगा, रेसिप्रोकल होगा, तो आरपी ऊपर जाएगा तो 2 भी ऊपर जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। तो क्या आ गया आपके पास, आरपी = 2/3 ओम। सेम आंसर, ठीक है। अगेन वही सेम चीज मैंने यहाँ भी क्रॉस चेक कराई थी, यहाँ भी क्रॉस चेक कराई। अगर आपका कॉन्सेप्ट सही है, मेथोडोलॉजी सही है और कैलकुलेशन सही है तो आंसर तो सही आना ही है, ठीक है। चाहे आप फॉर्मूला पहले लगाओ, चाहे बाद में लगाओ, चाहे ओम्स लॉ लगाओ, चाहे टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगाओ, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगाओ। तो होपफुली आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो मैंने कुछ सोचा था कि हम लोग अगर थोड़ा कम टाइम यूज होगा तो हम लोग हीट और पावर भी इसी वीडियो में कर लेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता। तो मैं इसमें थोड़ा सा आपको एंडिंग कॉन्सेप्ट भी दे रहा हूँ सीरीज और पैरेलल का, ठीक है। तो ध्यान से समझेंगे सीरीज और पैरेलल का, क्योंकि बुक में भी पहले वो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझा देते हैं किस चीज का, न्यूमेरिकल का, देन उसके बाद एक्सप्लेन करते हैं सीरीज और पैरेलल में। तो एक मैं देखता हूँ कि बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि यार सीरीज और पैरेलल को कैसे हम लोग डिस्टिंग्विश करते हैं, कैसे पता चलता है कि ये सीरीज सर्किट है पैरेलल सर्किट। तो हमेशा सिर्फ एक चीज पे फोकस करना है कि पैरेलल सर्किट में आपका करंट डिवाइड होता है, ठीक है। जो आपकी वायर है वो डिवाइड होती है, बहुत 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 जरूरी। सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को पकड़ लो, आपसे गलती नहीं होगी। अगर वायर जा रही है, वायर डिवाइड हो रही है तो पैरेलल है, और अगर वायर डिवाइड नहीं हो रही है, एक सिंगल वायर चल रही है, तो वो सीरीज है। जैसे कि इसमें देखेंगे एक वायर है जो सीधे सीधे जा रही है, तो ये सीरीज का कॉन्सेप्ट है। लेकिन इसकी बात करते हैं तो वो पैरेलल का कॉन्सेप्ट है। होपफुली आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो जहां पर भी वायर डिवाइड होती है वहां पर आपके पास पैरेलल सर्किट होता है, ठीक है। और जब अगर डिवाइड नहीं हो रही तो वो आपके पास सीरीज हो गया, ठीक है। अगर मैं आपको एक डायग्राम बना के दूं कि मान लो कि आपके पास बैटरी लगी हुई है और आपने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस और यहाँ पर दूसरा रेजिस्टेंस लगाया हुआ है, ये R1 है और ये R2 है। मैंने अभी भी इस साल भी एक्सपेरिमेंट किया था स्टूडेंट्स के साथ, तो लगभग 10 में से 3 या 4 बच्चे इसको पैरेलल बोल रहे थे। क्यों? क्योंकि पैरेलल को बिल्कुल
मैथ्स की टर्मिनोलॉजी की तरह देख रहे थे कि पैरेलल मतलब कि एक दूसरे के लिए बस पैरेलल हो, जो एक दूसरे को टच ना कर रही हो, जैसे रेल की रोड्स होती है। तो मैंने बनाया भी डायग्राम इस तरीके से था ताकि वो कंफ्यूज हो। तो देखने में लग रहा है कि एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है, लेकिन अगर इनको ध्यान से देखिए वायर डिवाइड नहीं हो रही है। अगर वायर डिवाइड नहीं हो रही तो ये सीरीज का है, एक ही वायर है और ये डिवाइड नहीं हुई, ये सीधे सीधे यहाँ पर आ गई, ठीक है। जरूरी नहीं है कि पैरेलल जो होता है वो दिखने में भी पैरेलल हो, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमारे घरों में जितनी भी चीजें होती है वो पैरेलल होती है, ठीक है। हमारा फैन जो कनेक्टेड है और टीवी कनेक्टेड है, रेफ्रिजरेटर कनेक्टेड है, बल्ब कनेक्टेड है, वो सारे के सारे इंडिविजुअल अलग अलग सर्किट से कनेक्टेड होते हैं। कैसे पता चलेगा घर में क्या चीज सीरीज में क्या चीज पैरेलल? अगर आप बटन ऑन कर रहे हैं, स्विच ऑन करने पे दो चीजें एक साथ जल रही है तो सीरीज में। कहीं कहीं पे फॉल सीलिंग लगती है, फॉल सीलिंग को डेकोरेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे बल्ब लगाते हैं। और तब हम देखते हैं हम लोग एक बटन ऑन करते हैं, बटन ऑन करने पे 2 या 3 लाइट एक साथ चलती है, तो दैट मीन्स उन्हें सीरीज कनेक्शन दिया गया। आप एक बल्ब दबाएंगे और एक बटन दबाएंगे एंड उसमें आप देखेंगे कि 2-3 बल्ब जो होंगे वो एक साथ ग्लो कर रहे हैं, सो दैट मीन्स कि वो सीरीज कनेक्शन है। बट बाकी सब लोग क्या है, पैरेलल कनेक्शन। एक अप्लायंस के लिए एक स्विच है, दैट मीन्स वो एक पैरेलल कनेक्शन है। तो होपफुली सीरीज और पैरेलल का नॉर्मल जो छोटा मोटा कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ गया है। जरूरी नहीं कि पैरेलल होना जरूरी है कि लाइक एक दूसरे के बिल्कुल प्रॉपर मैथमेटिकली पैरेलल होना जरूरी नहीं है। सिर्फ सर्किट में जो वायर है वो दोनों के लिए अलग होनी चाहिए, ठीक है। एक चीज जो आप लोग शायद देख रहे होंगे रेजिस्टेंस और पैरेलल के डिफरेंस में, वो ये है कि जब सीरीज में रेजिस्टेंस निकालते हैं, हम लोग टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं, तो वो सबसे ग्रेटर वाली वैल्यू से भी ग्रेटर होता है, ठीक है। जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा वो सबसे ग्रेटर वाली वैल्यू से भी ज्यादा होगा। जैसे कि लेट्स सपोज अगर हम बात करते हैं 1, 3 और 6 की, तो इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन है, 6। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो टोटल रेजिस्टेंस होगा 6 से ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ऐड होगा। अगर यहाँ पर 1 की जगह 0.1 भी होता और सिर्फ 2 ही रजिस्टर होते, एक 6 और एक 0.1, तो भी टोटल रेजिस्टेंस कितना था, 6 पर 0.1, दैट विल बी 6.1 ग्रेटर देन 6, राइट। तो जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो सबसे बड़ी वैल्यू से ज्यादा ही आएगा। जैसे कि इस केस में हमारा टोटल रेजिस्टेंस 10 आया था, 6 से ज्यादा आया था। लेकिन अगर हम लोग पैरेलल सर्किट की बात करें तो पैरेलल सर्किट में क्योंकि रेसिप्रोकल होकर ऐड होता है, तो बहुत कॉमन सी बात है कि वहां का जो सबसे छोटा रजिस्टर है, ठीक है, जो सबसे छोटा रजिस्टर सबसे कम रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, जो टोटल रेजिस्टेंस होगा उससे भी कम आएगा। तो एज इन इसी केस में देख लेते हैं, उसमें बताऊंगा मैं आपको। जैसे 1, 3 और 6 है, तो सिर्फ वर्चुअलाइजेशन से हम लोग बोल सकते हैं कि भैया 1 से कम होगा, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं। हमने बोला 1 था, 3 था, 6 था, 3 रेजिस्टेंस है, और मैंने बोला जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो सबसे छोटे रेजिस्टर के रेजिस्टेंस से भी कम आएगा। तो ठीक है भैया, हमने बोला 1 सबसे छोटा है एंड टोटल रेजिस्टेंस हमारा कितना आ रहा है, 2/3। ऑब्वियस सी बात है, जब 2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 0.67 आंसर आएगा, 1 आंसर नहीं आएगा, ठीक है। आपकी बुक में ऐसे क्वेश्चन भी है। अगर आप 1 लाख, ठीक है, या 1000 मान लो, 1000 ओम रेजिस्टेंस है और एक का 2 ओम रेजिस्टेंस है, तो यस टोटल रेजिस्टेंस 1000 नहीं आएगा, ठीक है। कंफ्यूजन ना हो तो ये लोग पूरा प्रॉपर 1000 रेजिस्टेंस, ठीक है, पूरा 1000 रेजिस्टेंस दे रहा है, 1000 ओम और 2 ओम। तो जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा 2 से भी कम आएगा, चाहे 1.99 क्यों ना आए, लेकिन 2 से कम ही आएगा। ये पैरेलल की खास बात है। तो ये दो चीजें आप समझ चुके हैं। मेनली जो मेन डिफरेंस है वो मैं आप बता रहा हूँ आपको सीरीज और पैरेलल के बीच में। वो ये होता है कि अगर आपका एक कंपोनेंट खराब होता है, ठीक है, मैं तो मैं काफी क्वेश्चनिंग करता हूँ बच्चों से इसमें, बट यहाँ पे मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ कि अगर आपका कोई भी कंपोनेंट खराब होता है सीरीज में, तो वो पूरे सर्किट को प्रॉब्लम करता है, ठीक है। पूरे सर्किट को कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम करता है कि बाकी कंपोनेंट्स भी उससे खराब हो जाते हैं। लेकिन पैरेलल में कुछ ऐसा नहीं होता। अगर मैं आपको 2 डायग्राम बना के दिखाऊं, अगर मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग फेरी लाइट्स लगाते हैं अपने फेस्टिवल के टाइम पे या बर्थडे पार्टी के टाइम पे, किसी भी टाइम पे, तो कैसे लगाते हैं फेरी लाइट्स? जो पहले लगती है, एक सीरीज कनेक्शन दिखा रहा हूँ और एक पैरेलल कनेक्शन दिखा रहा हूँ। कि सपोज करो एक बहुत ही बड़ी फेरी लाइट है, तो उसको मैंने क्या किया, मैंने उसको इस तरीके से ऐसे कनेक्ट कर दिया है, ठीक है, और इन दोनों को बैटरी से कनेक्शन प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे मेरे बल्ब लगे हैं और बल्ब कुछ इस तरीके से लगे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। तो ये है हमारे पास सीरीज कनेक्शन। अगर पैरेलल कनेक्शन की बात करें तो पैरेलल कनेक्शन में भी हमने कुछ इसी तरीके से वायर दी, ठीक है, इसी तरीके से वायर दिए, और इस वायर में भी एक वायर ऐड कर दी। एक वायर है वो कट गई एंड इस वायर से हमने अलग अलग लाइट्स निकाल दी है, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल काफी इस तरीके से लाइट लगाई जाती है, बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रेट आती है और उसको नीचे वो घुमा भी देते हैं, ठीक है।
घुमाओ ना घुमाओ कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये पैरेलल कनेक्शन है। क्यों? मेन चीज, जब यहाँ से लाइट आ रही है, सॉरी इलेक्ट्रिसिटी जब आ रही है करंट, तो यहाँ पर डिवाइड नहीं हो रहा है, एक ही वायर से ट्रैवल करके वापस जा रहा है। बट यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो एक वायर है, यहाँ पर करंट डिवाइड हो रहा है। क्यों? क्योंकि वायर डिवाइड हो रही है, वायर डिवाइड हो रही है, डिवाइड हो रही है, डिवाइड 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 डिवाइड। तो ये क्या है? पैरेलल कनेक्शन, ये है सीरीज कनेक्शन। तो पहचानने में कोई गलती नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर भी हम लोग डिवाइसेस लगा लेते, सॉरी अपने फेरी लाइट्स लगा लेते हैं। ये पूरी फेरी लाइट्स हैं और ये मेरे बल्ब्स हैं जो उसमें लगे हुए हैं, ठीक है। जब आप बुक पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि फेरी लाइट्स के जो खराब बल्ब्स हैं, ठीक है, उनको ढूंढने में बहुत टाइम कंज्यूम होता है, ठीक है। और वो टाइम क्यों कंज्यूम होता है वो भी देखेंगे हम लोग। अगर मैं आपको बोलता हूं कि मेरा ये वाला जो बल्ब है वो खराब हो गया, ठीक है, और यहाँ पर ये वाला बल्ब जो खराब हो गया, तो आपका आंसर क्या होगा? आपको क्या लगता है कि इन दोनों बल्ब के खराब होने से पहले वाले सर्किट में क्या चेंज आएंगे और दूसरे वाले सर्किट में क्या चेंजेस आएंगे? लाइक कौन कौन से बल्ब है जो फर्स्ट वाले में नहीं जलेंगे और कौन कौन से बल्ब है जो सेकंड वाले में नहीं जलेंगे, ठीक है। एक बार आराम से वीडियो को पॉज करके सोच सकते हो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अगर थोड़ा बहुत आप जानते हैं करंट के बारे में तो सर्किट कंप्लीट होना चाहिए। अगर सर्किट क्लोज है, सर्किट कंप्लीट है तो करंट फ्लो करेगा और बल्ब ग्लो करेंगे, वरना नहीं ग्लो करेंगे, ठीक है। मैं आंसर बताता हूँ, ठीक। तो जनरली जो इसमें आंसर आता है वो फिर भी थोड़ा ठीक आता है, इसमें काफी गलत आंसर आता है। बच्चों को ये लगता है कि अगर ये वाला बल्ब खराब हो गया तो सर ये वाला नहीं चलेगा, बाकी सब चलेंगे, ये पहला आंसर होता है कभी कभी। और मैक्सिमम जो आंसर आते हैं वो आते हैं कि सर ये वाला बल्ब खराब हो गया ना, ये 4 बल्ब जलेंगे बट इसके बाद के बल्ब नहीं जलेंगे, ये आंसर होता है जनरली बच्चों का मैक्सिमम। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपका ये बल्ब खराब हो गया तो इसने सर्किट ही ब्रेक कर दिया, ठीक है। अगर आप बल्ब को इमेजिन करते हो कि ये आपके पास बल्ब है और ये आपके पास बल्ब है, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसे ये है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है? बीच में टंगस्टन है। आपको पता है कि बीच में क्या होता है? टंगस्टन होता है। अब यहाँ का जो टंगस्टन है वो टूटा हुआ है, गैप है, तो करंट फ्लो कैसे करेगा? यहाँ से फ्लो करके आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से फ्लो करेगा, नहीं कर पाएगा ना आगे, जब सर्किट ही कंप्लीट नहीं है। ये इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो अगर ये क्लोज नहीं है तो सिंपल सी बात है कि सर्किट कंप्लीट नहीं है। सर्किट कंप्लीट नहीं है तो ये क्या ये भी नहीं जलेंगे। जब सर्किट ही कंप्लीट नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं हो रहा, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेंगे तो चार्ज कहाँ का आया और करंट कहाँ बना? तो करंट नहीं बना तो कोई भी बल्ब नहीं जले। ओके फ्रेंड्स, एक्चुअली पुराने वीडियो में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई थी, बीच में वो बंद हो गया, कुछ टेक्निकल इश्यू थे, ठीक है। तो वहीं से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख चुके थे कि अगर एक अप्लायंस आपका खराब हो रहा है तो दूसरों को भी इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। सारे बल्ब खराब हो गए थे, क्यों? क्योंकि सर्किट बल्ब खत्म हो चुका था, ठीक है। हमारा ओपन सर्किट था, सर्किट क्लोज नहीं था या कंप्लीट नहीं था बोल सकते हैं। यहाँ की अगर हम बात करेंगे, ये बल्ब नहीं जलता तो इसकी हेल्प से ये वाले बल्ब में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक है। ये दूसरे बल्ब को इफेक्ट नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। क्यों? क्योंकि सीरीज में सर्किट नहीं है, ये पैरेलल में सर्किट है। अगर इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से जा रही है तो यहाँ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से यहाँ भी जाएगी, यहाँ नहीं जाएगी ना, ठीक है, इसके बाद नहीं जाएगी, ये इस पूरे को इफेक्ट करेगी। तो इसकी हेल्प से, इसकी वजह से ये दोनों भी नहीं जलेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये बल्ब इनके साथ तो पैरेलल में है बट इन दोनों के साथ सीरीज में है। आजकल हम लोग देखते हैं फेरी लाइट्स जो आती है वो सिर्फ 2 वायर्स नहीं 3 वायर्स के साथ भी आते हैं। तो उसमें क्या देखते हैं कि ऑल्टरनेट वाली जो फेरी लाइट्स होती हैं वो जल जाएंगी। तो ऐसे केस में क्या होगा? ये नहीं जलेगा, ये दोनों जलेंगे, उसके बाद जो लाइट होगी वो नहीं जलेगी, उसके बाद वाली जलेगी, उसके बाद वाली नहीं जलेगी, उसके बाद वाली जलेगी। मतलब ऑल्टरनेट में हम लोग देखेंगे कि लाइट्स जलेंगी और लाइट्स नहीं जलेंगी, ठीक है। वो क्यों? क्योंकि वहां पर 3 वायर्स या 4 वायर्स करके वो लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो होपफुली आपको सीरीज और पैरेलल का समझ में आ गया है, ठीक है। एक छोटा सा डिफरेंस तो नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर नॉर्मल सी बात करते हैं तो सीरीज और पैरेलल में हम लोग ये देखते हैं कि डिफरेंस हमारा सारा हो गया है। ऑपरेट की अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, हमारा एक पॉइंट छूट रहा है और वो पॉइंट है हमारा इट इज सीरीज बिकॉज दे आर करंटली वाइडली डिफरेंट वैल्यूज, राइट। कि जो हमारे पास जो अप्लायंसेस होते हैं उसको सीरीज में कनेक्ट करने की प्रॉब्लम क्या है और पैरेलल में कनेक्ट करना क्यों जरूरी है? क्योंकि हर एक अप्लायंस अलग अलग करंट चाहिए होता है, ठीक है। एक चार्जर की बात करते हैं, ठीक है, और एक रेफ्रिजरेटर एसी की बात करते हैं तो बहुत ऑब्वियस बात है, चार्जर को कम करंट चाहिए लेकिन रेफ्रिजरेटर एसी है तो उनको ज्यादा करंट चाहिए। बट अगर हम लोग सीरीज में लगाते हैं तो सीरीज में आप देख चुके हैं, सीरीज में तीनों को इक्वल करंट मिलता है। एक चार्जर को एक एसी के बराबर का करंट दोगे तो ऑब्वियसली बात है, या तो चार्जर नहीं ऑपरेट करेगा या तो एसी ऑपरेट नहीं करेगा, ठीक है। और यही सेम चीज प्रॉब्लम आती है आपकी सीरीज में बहुत सारे अलग अलग अप्लायंस में। लेकिन अगर हम लोग पैरेलल में देखते हैं तो पैरेलल में क्योंकि वोल्टेज तीनों को एक मिलती है, सेम मिलती है, तो उसके अकॉर्डिंगली जैसा उनका रेजिस्टेंस है उसके अकॉर्डिंगली जो उन्हें करंट चाहिए होता है वो
उन्हें मिल जाता है। ठीक है, तो हमारे पास सिर्फ 220 वोल्ट की सप्लाई आती है। पैरेलल सर्किट हम लोग लगाते हैं, हर एक अप्लायंस को पैरेलल में लगाते हैं और जैसा जैसा उनको करंट चाहिए, जैसी जैसी उनकी नीड होती है वो ले लेते हैं। ठीक है, तो होपफुली आप लोगों को सीरीज पैरेलल मेरे जो मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की वो समझ में आया होगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी डाउट है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर मैं अपनी ईमेल आईडी भी वहाँ पर रखता हूँ, तो आप वहाँ से भी डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, एंड देन कुछ भी डिटेल चाहिए तो मैं अपना नंबर भी प्रोवाइड कर दूंगा, सो दैट कुछ भी कॉन्टैक्ट करना हो, डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हो सके तो इस वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब कर सकते हो सब्सक्राइब करो, लाइक अच्छा लगे तो लाइक करो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।